बांग्लादेश फिर से उबल रहा है। हमें देखने को मिल रहा है सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन और भारत के खिलाफ नारेबाजी। तो क्या बांग्लादेश फिर से अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है, जैसा कि हमने अगस्त 2024 में देखा था? और इन जो सारे डेवलपमेंट्स हैं बांग्लादेश में, इनका क्या और कितना इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के सुरक्षा पर, इंडिया के डिप्लोमेटिक स्टैंड पर? आइए इस मामले को अच्छी तरह समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो रिसेंटली एक यूथ लीडर जिनका नाम शरीफ उस्मान हादी था, उनकी हत्या कर दी गई थी बांग्लादेश में। और हादी 32 साल के युवा नेता थे और उनको क्रिटिक ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता था। स्टूडेंट लीडिंग लीडर की बात करें तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी बांग्लादेश में। हालांकि सिंगापुर में उनको ले जाया गया था, पर बचाया नहीं जा सका। नेशन वाइड अनरेस्ट इसके बाद हमें देखने को मिला है, जहां पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी ट्रिगर हुए हैं। और एंटी इंडिया सेंटिमेंट ट्रिगर होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि चूंकि जो जिस जिस यूथ लीडर की हत्या की गई है, वो जो है एंटी इंडिया और इंडिया का क्रिटिक था। तो ऐसा माना जाता है कि प्रो इंडियन पार्टी जो है बांग्लादेश में, प्रो इंडियन सपोर्टर जो है बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा उनके सपोर्टर्स का मानना है। दूसरा ऑल्सो अगर हम बात करें दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश में, जैसे कि बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो उनका ये मानना है कि ये जो है इलेक्शन टाइमिंग के कारण ही इस तरह का कंट्रोवर्सी, इस तरह का जो प्रोटेस्ट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि फरवरी 12 में जो इलेक्शन शेड्यूल हैं जनरल इलेक्शंस बांग्लादेश में, उनको फिर टाला जा सके, ताकि रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस जो है बांग्लादेश में वो अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके, ताकि इलेक्शंस में वो दे कैन विन द इलेक्शंस एज सच। नाउ अगर हम बात करें शरीफ उस्मान हादी, कौन था शरीफ उस्मान हादी? तो 2024 में जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था शेख हसीना रजीम के अगेंस्ट में, जहां पे आवामी लीग पार्टी के मेंबर्स के ऊपर अटैक हुआ था। अगर हम बात करें शेख हसीना को भारत भागना पड़ गया था क्योंकि उनकी जान पर खतरा था। तो इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो लीडर शरीफ उस्मान हदी थे। पॉलिटिकल रोल की बात करें तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल रोल उन्होंने प्ले किया था। पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी जो है बांग्लादेश की, स्पेशली कैपिटल सिटी ढाका की, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। अगर हम इलेक्टोरल प्लान्स की बात करें तो मानना ये भी है लोगों का कि अपकमिंग जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले थे, उसमें शरीफ उस्मान हादी बिना किसी इलेक्शन, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गए हुए खुद से एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन प्लान कर रहे थे। और पोस्ट हसीना पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश में, अगस्त 2024 जबकि शेख हसीना गवर्नमेंट को गिरा दिया गया था बांग्लादेश में, उसके बाद से जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप में बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया गया था। अगर बात करें हत्या की, जब भी हत्या हुई उसके बाद से पुलिस का ऐसा एलिगेशन है कि बांग्लादेश पुलिस जो है, उनका ये कहना है कि अटैकर्स अटैक करने के बाद, बुलेट फायर करने के बाद बांग्लादेश से वापस इंडिया भाग गए। और इस तरह का जो एलिगेशन था बांग्लादेश पुलिस का, इस तरह का जो स्टेटमेंट आया बांग्लादेश पुलिस का, इसको हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया के खिलाफ एंगर को भड़काने में, एंगर को एम्पलीफाई करने में। प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने पूरे बांग्लादेश में हर जगह पे बोल सकते हैं कि स्टेजिंग किया है, धरना दिया है, इवन रैंसैकिंग की भी हमें घटना बोल सकते हैं कि रैंसैकिंग भी इंसिडेंसेस देखने को मिल रही है। और प्रोटेस्टर्स का डिमांड ये है कि जो भी एक्यूज्ड है, जिसने फायर किया था उस्मान हादी के अगेंस्ट, क्योंकि वो इंडिया में है, तो उनका ये मानना है कि इंडिया कहीं ना कहीं उनको शेल्टर कर रही है, परपेट्रेटर्स को शेल्टर कर रही है। एट द सेम टाइम बांग्लादेशी गवर्नमेंट और बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स दोनों ने हमेशा से ये डिमांड किया कि शेख हसीना, जो कि इंडिया में अभी एज अ पॉलिटिकल असाइलम उनको ग्रांट कर दिया गया है, पॉलिटिकल रिफ्यूजी की तरह वो यहाँ रह रही हैं, उनको बांग्लादेश में एक्स्ट्राडाइट किया जा सके। तो अगर हम स्केल और नेचर की बात करें तो अगेन ये प्रोटेस्ट जो है वो लो लेवल प्रोटेस्ट नहीं बोल सकते हैं। बांग्लादेश के पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंगली ये बहुत ही लार्ज स्केल प्रोटेस्ट है, मास प्रोटेस्ट है। हजारों की संख्या में यहाँ पे हम क्राउड देखने को मिल रही है, जो कि ढाका ही नहीं बल्कि अदर स्मॉल सिटीज में भी उनका आक्रोश उबल रहा है। वायलेंट इंसिडेंट्स की बात करें तो वैंडलिज्म, आर्सन, मॉब वायलेंस, इवन कुछ जो पॉलिटिशियंस थे, फॉरेन मिनिस्टर्स हम बोल सकते हैं आवामी लीग में थे, उनके रेसिडेंशियल हाउसेस को भी टारगेट किया गया है। अगेन शेख मुजीबुर रहमान का जो ऑफिशियल रेजिडेंट था उसको भी टारगेट किया गया है। अगेन रैंसैकिंग और वहां पे हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश में एक लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, और सिचुएशन इंप्रूव होने के बजाय कॉन्टिन्यूसली डिटेरिएट होता दिख रहा है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पूरा प्रोटेस्ट है वो सिर्फ किलिंग के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि एक एंटी इंडिया स्टैंस, एंटी इंडिया फोकस देखने को मिल रहा है। और ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है।
अगर हम बात करें कि एंटी इंडिया जो है आक्रोश किस हद तक बढ़ चुका है बांग्लादेश में, तो इसका हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मीडिया हाउसेस जो कि हैं, उन पे भी हमें अटैक देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल प्रथम आलो, एक बहुत ही फेमस बांग्लादेशी न्यूज़पेपर, सो उसके ऑफिस पर अटैक किया गया है। क्यों अटैक किया गया? क्योंकि प्रोटेस्टर्स का ये मानना है कि ये जो न्यूज़पेपर है हमेशा प्रो इंडिया आर्टिकल्स पब्लिश करती है, ये हमेशा प्रो इंडिया स्टेटमेंट दे करके बांग्लादेश में प्रो इंडिया फेवरेट बोल सकते हैं कि सिटीजन्स में एक प्रो इंडिया स्टैंस क्रिएट प्रोड्यूस करना चाहती है। सिमिलरली ऐसा ही एलिगेशन डेली स्टार, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, उस पे लगा है। इस पे तो अटैकर्स ने और प्रोटेस्टर्स ने कहा कि ये हसीना की इनेबलर है, यानी कि प्रो हसीना न्यूज़पेपर इसको बोल सकते हैं। मीडिया ने हालांकि इस तरह के सारे जो एलिगेशन है उसको डिनाई किया है। मीडिया हाउसेज, इन दोनों मीडिया हाउस ने तो यहां तक ये भी कहा कि जब एंटी हसीना प्रोटेस्ट पूरे चरम पे था, उस समय उन्होंने एक बोल सकते हैं कि आफ्टर और पोस्ट हसीना बांग्लादेश में किस तरह से एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, उस पर बहुत बार लिखा भी था, उसके बारे में बातचीत भी की गई थी। हालांकि उनके बिल्डिंग्स को रैंसक किया गया है अगेन, इवन देवर बिल्डिंग वाज सेट ऑन फायर। और चूंकि अगर हम देखें तो पूरा प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टैंस ले चुका है, इसलिए नेचुरली इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस को भी टारगेट किया गया है। अगर हम बात करें इंडियन हाई कमीशन की, जो कि ढाका में है, मेन कैपिटल सिटी में, वहां पे हमें अटैक देखने को मिल रहा है। इवन जो असिस्टेंट हाई कमीशन हैं सिटीज चिटगांव, खुलना, राजशाही, सिलहट, यहाँ पे भी प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेडिंग तोड़ करके और अटैक करने की कोशिश की गई है। स्टोन पेल्टिंग का भी इंसिडेंट देखने को मिला है, जहां पे डिप्टी हाई कमीशन जो है इंडिया के बांग्लादेश में, चट्टोग्राम में, जिनका रेजिडेंस है, ऑफिस है, वहां पे हमें देखने को मिला है स्टोन बिल्डिंग लाइक इंसिडेंट। और ओवरऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स, बांग्लादेश की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में अब तक तो नाकाम रही है। इस वजह से इंडिया ने वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स जो हैं बांग्लादेश में, उनको टेम्पररी शटडाउन कर दिया है, टेम्पररी बंद कर दिया गया है। ये सारा जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं बांग्लादेश में, स्पेशली लार्ज स्केल वायलेंस जो कि पीरियोडिकली हमें देखने को मिलता है, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में अगर बात समझने की कोशिश करें तो ये पोस्ट हसीना ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्ट हसीना डेवलपमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट अभी मोहम्मद यूनुस के द्वारा लीड किया जा रहा है। 2024 में से 2024 में अगस्त मंथ में हमने बात बताया कि शेख हसीना भारत आ गई थी, उसके बाद से अब तक इलेक्शंस कंडक्ट नहीं किए गए हैं। आवामी लीग जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी थी और पिछले कई सालों से सत्ता में थी, उसको इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन कर दिया गया है। इन सब का सबसे बड़ा फायदा मिला है बांग्लादेश के राइट विंग इस्लामिस्ट रेडिकल ग्रुप को, जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस पूरे बांग्लादेश में इंक्रीज करना, एजर्ट करना शुरू कर दिया गया है, जो बहुत दिनों से हम बोल सकते हैं डॉर्मेंट थे। स्पेशली आफ्टर 1971 इस्लामिक रेडिकल इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में काफी हद तक वीन आउट हो गया था, उसका हमें रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी आवामी लीग के बाद, उनका ये क्लेम है कि जो वायलेंस है, वायलेंस इज बीइंग यूज्ड एज अ टूल टू, और बोल सकते हैं कि एज अ कॉन्स्पिरेसी टू डिरेल इलेक्शन, ताकि मोहम्मद यूनुस सत्ता में बने रहें और इलेक्शंस को टाल दिया जाए, और इस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कहीं ना कहीं स्टिफल करने की कोशिश की जा रही है इन सारे मास प्रोटेस्ट और स्टेजिंग प्रोटेस्ट के अगेंस्ट के द्वारा। इंडिया का की कंसर्न अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा तो यह है कि इंडिया हमेशा से बांग्लादेश में एक स्थिरता चाहती है कि पीस एंड प्रोग्रेस की राह पर वापस बांग्लादेश चल सके, और एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री के रूप में बांग्लादेश का होना इंडिया के सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही जरूरी है। तो इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न तो यह है, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी है, कि इस पूरे जो घटनाक्रम को अगर हम देखें, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, लार्ज स्केल वायलेंस हुए हैं, इनका यूज करके करंट बांग्लादेशी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कि वर्ड्स है, इसका नैरेटिव यूज करके पॉसिबली इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाह रही है। सेकंड कंसर्न ये है कि इस्लामिस्ट राइज, जैसे कि मैंने बताया है, राइज ऑफ इस्लामिस्ट फोर्सेस स्पेशली लाइक जमात इस्लामी, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टांस रखती हैं, और बहुत सारे बोल सकते हैं कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से भी इनका ताल्लुकात है। तो इसके वजह से इंडिया के बॉर्डर एरियाज में हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, इसका भी कंसर्न इंडियन ऑफिशियल्स ने बताया है। माइनॉरिटी की सेफ्टी एक सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश में, क्योंकि बहुत सारे हिंदू वहां पे अभी रह रहे हैं, और रिसेंट अगर हम बात करें तो ब्लास्फेमी का आरोप लगाते हुए एक हिंदू युद्ध की लिंचिंग कर दी गई थी, मॉब लिंचिंग हम बोल सकते हैं, कर दी गई थी। तो हिंदू माइनॉरिटी की स्पेशली की सेफ्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमें कंसर्न देखने को मिलता है, और ऑब्वियसली
ऑब्वियसली अगर हम इंडिया के सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की बात करें तो बॉर्डर एरियाज में देयर इज रिस्क ऑफ इनस्टेबिलिटी, क्योंकि अगर बॉर्डरिंग कंट्री हमारी जो बॉर्डरिंग कंट्री है वहां इनस्टेबिलिटी होता है तो स्पिल ओवर इफेक्ट ऑब्वियसली इंडिया में देखने को मिलेगा, स्पेशली the states that is having direct land border with Bangladesh। और इंडिया बांग्लादेश के बीच में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है अबाउट 4096 किलोमीटर, तो इस वजह से हमें वहां प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्लस वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन होने वाले हैं तो उसका जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है बांग्लादेश में, उसका भी स्पिल ओवर इफेक्ट वेस्ट बंगाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो है 4-5 कंसर्न्स इंडिया के मेन कंसर्न है अगर हम ग्रोइंग वायलेंस के ट्रेंड को देखें बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में। वे फॉरवर्ड क्या है? सिंपल, फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन। जब तक कि डेमोक्रेटिक सिचुएशंस इंप्रूव नहीं होती है बांग्लादेश में, जब तक कि एक पॉलिटिकल पार्टीज पूरे बहुमत से इलेक्शन विन करके गवर्नमेंट नहीं बनाती है, तब तक कहीं ना कहीं एक हम बोल सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन बनी रहेगी। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट करता है बांग्लादेश में, ये कई बार प्रधानमंत्री ने और हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने बताया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो एक्सपेक्ट इंटरिम गवर्नमेंट टू रिस्टोर स्टेबिलिटी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द सेफ्टी फॉर द इंडियन हाई कमीशन एंड द डिप्लोमेटिक कोर्स ऑफ इंडिया दैट इज who are living in Bangladesh, but also for the minority population of Bangladesh। रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में भी बांग्लादेश की बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्री है, एक बड़ा कंट्री हम मान सकते हैं स्पेशली साउथ एशिया में, तो बांग्लादेश की स्टेबिलिटी रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड लास्ट, न्यू दिल्ली ऑलवेज हैज होप that the normalization of relations will take place once elected government comes into power in Bangladesh। यानी कि जब तक और जितनी जल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल हो जाए बांग्लादेश में और एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट बन जाए तो नॉर्मलाइजेशन की चांसेस इंडिया के साथ बढ़ती जाएंगी और एक हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल सकता है। दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक बटन, शेयर विद फ्रेंड्स, एज अ सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।